हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का एक चैप्टर करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। क्योंकि चैप्टर लेंदी है तो हम इसे 2 पार्ट्स में कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से बेल आइकन प्रेस करते हुए हमारे चैनल एडुगॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने बाकी के क्लासमेट्स के साथ चैनल को शेयर करें। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर वी हैव 2 कैरेक्टर्स हियर, पहेली एंड भूजो। हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, पहेली और भूजो, और समय समय पर वो हमें क्यूरियस क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका आंसर हमें देना होता है। तो लेट अस स्टार्ट। पहेली एंड भूजो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, और उनके अंकल एक किसान हैं, फार्मर हैं। तो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो, ये सब खेत में रखा होता है। तो ये सब होते क्या है? खुरपी, सिकल, शोवल एंड प्लो, ये सब होते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इनपुट्स। तो किसान जो होते हैं, फार्मर्स, वो खेती में जो भी जब काम करते हैं तो ये सारे इनपुट्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो भूजो है वो कहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो हम लोग काफ़ी बार साइंस में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी जीवित लोग हैं, सजीव प्राणी हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है टू ग्रो एंड टू डू देयर रेगुलर एक्टिविटीज़। Plants can make their food themselves. As we all know that plants are autotrophs, they are producers, so they can make their food themselves. Animals including humans, यानी high level animals and low level animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते and they are considered heterotrophs. So the question arises that where do animals get their food from? तो यानी कि animals को उनका खाना कहाँ से मिलता है? सबसे पहले वो कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हमें खाने की ज़रूरत ही क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर अ वेरियस बॉडी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो हम क्या करते हैं, उस खाने से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी सारी दिनचर्या को पूरा करने के लिए। अब वो यहाँ पर बताता है वी हैव 2 सोर्सेज ऑफ फूड, यानी हमें 2 सोर्सेज से खाना मिल सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स, और दोनों से हमें खाना प्राप्त होता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। नाउ अगेन भूजो इज आस्किंग कि अब अगर सभी को खाने की ज़रूरत है तो हम इतने बड़े कंट्री में सभी लोगों को खाना कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो कह रहा है अगर हमें बहुत बड़ी जनसंख्या को खाना प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे हम सारी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। एंड फॉर दैट वी नीड रेगुलर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। तो अगर हमें क्या करना है, खाने को प्रोडक्ट भी करना है, प्रोड्यूस करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए जिससे कि हमारा जितना भी अनाज है वो जगह जगह पर पहुँचे। फार्मर्स अगर खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं तो क्या करते हैं, अपने पास तो रखते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, और धीरे धीरे करके वो हमारी थाली तक पहुंचता है। तो वी नीड रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू अ लार्ज मास। नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। एज यू ऑल नो कि बहुत पुराने टाइम में जब पैलियोलिथिक पीरियड था और जब शुरुआत में जो लोग थे वो नोमैड्स थे, वो एक जगह पर टिकते नहीं थे, घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, हंटिंग एनिमल्स एंड मैनी पर्पस।
तो वो इधर से उधर ग्रुप बनाकर इधर उधर जाते रहते थे, एक जगह पर टिकते नहीं थे। घर वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जब उन्होंने कल्टीवेट करना सीखा, प्रोड्यूस करना सीखा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सीखी, तो उसके बाद वो एक जगह पर टिकने लग गए। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, वो कहता है एक लार्ज स्केल पर अगर हम प्लांट्स एक तरीके का प्लांट को कल्टीवेट करते हैं तो हम उसे क्रॉप कहते हैं, यानी कि फसल। जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट, तो गेहूं की फसल, इसका मतलब है उस पूरे खेत में गेहूं के ही पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं, कुछ सीरियल्स हो सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, और ये डिपेंड भी करता है कि कौन से सीजन, कौन से मिट्टी, कौन से क्लाइमेट पर किस प्रकार के क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। अब इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और हमारे यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इतने फेवरेबल हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सॉइल टेक्सचर, सॉइल की ग्रोथ, इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र हम अलग अलग फसलें देखते हैं। So accordingly, there is a rich variety of crops which are grown in different parts of a country. इंडिया में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में वैरायटी हमको मिलेगी। जैसे हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरली डाइवर्सिटी है, उसी प्रकार से हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं और मिलती हैं। इस डाइवर्सिटी के बावजूद हमने अपने क्या करा है, क्रॉपिंग पैटर्न्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वी हैव खारिफ क्रॉप एंड वी हैव राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? दे आर द मॉनसून क्रॉप्स। इनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर सोन इन द रेनी सीजन एंड रेनी सीजन स्टार्ट्स इन इंडिया फ्रॉम विच मंथ? जून टू सेप्टेम्बर। सो ऑल वी हैव इज पैडी, धान की फसल हो गई, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं क्योंकि इन्हें भरपूर मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है और मॉनसून में इनका कल्टीवेशन होता है। सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी वी हैव इज राबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, हार्वेस्टेड इन मार्च। अक्टूबर में इसके बीज डाले जाते हैं, मार्च में हार्वेस्टिंग यानी कटाई हो जाती है फसलों की। तो ये हमारे राबी क्रॉप हैं जिन्हें हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसके अलावा हमारे पास पल्सेस और वेजिटेबल्स भी होती हैं जो कि समर टाइम में हम ग्रो करते हैं एट मैनी प्लेसेस। अच्छा, खारिफ और राबी क्रॉप के अलावा वी हैव थर्ड कैटेगरी ऑल्सो दैट आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं? जो फसल, जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो वो क्या करते हैं, हम मार्च अप्रैल के बीच के महीने में हम उनको उगाते हैं और जून तक उनकी फसल जो है तैयार हो जाती है। तो वो उतने लिमिटेड पीरियड टाइम में आते हैं। जैसे आपके तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे, ये सब हमारे ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक वी हैव बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब हमारे पास है कि क्रॉप्स हमने समझ लिया, क्रॉप्स की कैटेगरी हमने समझ ली। अब फार्मर जिस तरीके से एक फसल को तैयार करता है वो सारे स्टेप्स क्या हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो वी हैव सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हिच आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट वी हैव प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सेकंड वी हैव सोइंग, बीज डालना। थर्ड वी हैव एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और फर्टिलाइजर्स का यूज करना। देन वी हैव इरिगेशन, सिंचाई, यानी कि आप भरपूर मात्रा में अपनी फसल को पानी देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कोई भी डिसीजेज हो गए, अनवांटेड प्लांट्स हो गए, उनसे बचाते हैं। हार्वेस्टिंग यानी फसल तैयार होने पर मैच्योर क्रॉप्स को कटाई करते हैं। और स्टोरेज यानी अपने जो ग्रेन्स हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं जिससे कि हम आगे तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो वी हैव इन ऑल 7 स्टेप्स। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। कोई भी फसल अगर आपको तैयार करनी है तो पहले
आप मिट्टी को तैयार करोगे, क्योंकि फसल ने कहाँ उगना है, मिट्टी। फसल को सारा पोषण जो है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिट्टी से मिलने हैं। तो सबसे पहला टास्क होता है एग्रीकल्चर में सॉइल को तैयार करना, और उसके लिए फार्मर क्या करता है, सॉइल को लूज करता है। एंड दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इससे क्या होता है, अगर सॉइल के अंदर बड़े बड़े चंक्स होंगे, पत्थर होंगे, तो क्या होगा कि जो रूट्स होंगी वो सॉइल की गहराई तक जा नहीं पाएंगी। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है प्रवेश करना, तो सॉइल तक नहीं जा पाएंगी, और जब वो नहीं अंदर तक नहीं जाएंगी तो उनको सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो सॉइल को लूज करने से क्या होता है, जो भी चंक्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, और सॉइल क्या करती है, वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। जो जब वो ब्रीथ कर पाएगी तो हम उसमें बाद में खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिट्टी के अंदर तक जाएंगी, और उससे हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। तो आपको समझ में आया सॉइल को हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिससे कि जड़ें जो हैं वो मिट्टी के अंदर तक जा सकें, हमारी जो रूट्स हैं वो ब्रीथ कर सकें, और जितने भी पोषक तत्व हैं उसे मिल सके। लूजेंड सॉइल से होता क्या है, दूसरी बात कि जो भी हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अर्थवर्म को तो फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिट्टी में होती हैं, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन टर्न फार्मर की हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, अच्छा एक तरीके से सॉइल के टेक्सचर को तैयार करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं। आपने पढ़ा होगा सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, सबसे टॉप लेयर होती है होराइजन ए। होराइजन ए में क्या होता है, ह्यूमस ऐड होता है, और ये ह्यूमस कौन ऐड करते हैं, ये सब जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो मिट्टी के अंदर से जाते हैं, ऊपर आते हैं, जाते हैं, ऊपर आते हैं, और सॉइल को ब्रीदेबल बनाते हैं। सॉइल कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कि मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जिस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स चाहिए, उसी तरीके से क्रॉप को उगने के लिए, मतलब पूरी मैच्योर होने के लिए बहुत सारे पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे मिनरल्स, वाटर, एयर, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके अलावा डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या करते हैं, they also get decomposed by soil organisms. So we have various types of nutrients जो कि क्या करते हैं, सॉइल में रिलीज होते हैं, और प्लांट्स उनको एज अ न्यूट्रिएंट के तौर पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports the plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. क्योंकि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स तक ही हमारी टॉप लेयर वाली सॉइल होती है, जिसमें प्लांट के ग्रोथ की सपोर्ट के लिए हेल्प होती है, मतलब सपोर्ट कर सकती है टॉप लेयर, कोई बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर्स तक नहीं होती है। तो इस वजह से इसको टर्न और लूज करने से होगा क्या, इसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो टॉप पर रहेंगे, और प्लांट्स इसको अपनी जड़ों से ले सकते हैं। सो टर्निंग एंड लूजनिंग of soil is a very important part for cultivation of the crops. Turning और loosening क्या है, सॉइल को प्रिपेयर करने का एक बहुत important point है। Now process of loosening and turning. अब आपने पढ़ा loosening और turning करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं, and this is done by a plow. तो हमने पढ़ा था ना, एक फार्मर के पास एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, तो प्लो भी हमारा क्या होता है, एक एग्रीकल्चरल इनपुट है, वुड और आयरन से बना होता है। अगर सॉइल ड्राई होती है तो उसको प्लोइंग करने से पहले, हल चलाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी देते हैं, जिससे कि बड़े बड़े जो क्लम्प्स होते हैं, क्रम्स होते हैं, मिट्टी के गट्ठर हैं या फिर कोई बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको हम निकाल सकें और चिकनी कर सकें, पूरी मिट्टी को हम ब्रीदेबल बना सकें। उसके बाद लेवलिंग होती है, विच इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग हम करते हैं लेवलर से, एक अलग तरीके का
हमारे पास एग्रीकल्चरल इनपुट होता है। कभी कभी फार्मर जो है खाद डालते हैं टिलिंग करने से पहले, जिससे कि खाद अच्छे से सॉइल के साथ मिल जाए। अब हमारे पास आते हैं, ये देखिए आपको प्लो आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो आपके पास है, ये प्लो है। फार्मर जो यूज करता है ये ऑक्स की मदद से, यहाँ पर ये। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज वेरी नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो सोइंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वो जो मिट्टी है वो पूरी एकदम सपाट होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिट्टी के गट्ठर, कोई भी पत्थर वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं जैसे प्लो, हू एंड कल्टीवेटर। ये सारे हमारे पास एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं। प्लो का क्या काम है, ये बहुत पुराने टाइम जो हमारा हल होता है, जो पुराने टाइम से हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए हम हॉर्सेस और कैमल्स या बुल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो ताकतवर एनिमल्स होते हैं, तो एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन हम इनका यूज़ कर लेते हैं और क्या करते हैं, इनकी मदद से प्लोइंग करवाते हैं, मिट्टी को सही करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हू, इट इज़ अ सिंपल टूल। वीड्स का यूज़ कर, वीड्स को निकालने के, वीड्स हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो जो कि हमारे मेन क्रॉप के साथ आ जाते हैं। तो मेन क्रॉप के साथ अगर वो आ जाएंगे तो वो उसका न्यूट्रिएंट और सारी स्पेस, लाइट, वाटर सब कुछ उसका लेते जाएंगे, तो वो चीज़ें बेकार होती हैं। जैसे हमारे पेट में कीड़े लग गए मान के चलिए, तो वो क्या होता है, जो भी हम जितना न्यूट्रिएंट्स लेंगे वो कीड़े लेते जाएंगे और हमें बार बार भूख लगती जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर को तो लगेगा नहीं। इसी तरीके से वीड्स होते हैं, ये मेन क्रॉप के साथ ही साइड से निकल आते हैं और ये प्रॉपर जो हमारा प्लांट होता है, जो हमारी मेन फसल होती है, उसका दाना पानी सब लेते रहते हैं। तो इन्हें हटाया जाता है और इसके लिए हमारे पास एक टूल होता है हू, एंड इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन एंड अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू इट। और एक आयरन की बेंट प्लेट होती है जिसकी सहायता से हम आराम से वीड को निकाल पाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास फोटो बनी हुई है। इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और एनिमल की सहायता से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वी हैव कल्टीवेटर। अब आजकल प्लोइंग जो है ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर से भी करी जाती है, और कल्टीवेटर का इस्तेमाल करके मेहनत और समय बचता है। ठीक है, तो आजकल हम ट्रैक्टर से भी कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोइंग। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या आ गया, प्रिपरेशन के बाद सोइंग। अब हमने अपनी मिट्टी को तैयार कर लिया, अब हम उसमें बीज डालेंगे। जिस फसल की हमें खेती करनी है, जो भी सीजन है, जो भी क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग हम सोइंग करते हैं। तो सोइंग करने से पहले हम करेंगे क्या, फार्मर क्या करेगा, हेल्दी, क्लीन, अच्छी क्वालिटी वाली सीड्स को सेलेक्ट करेगा। खराब सीड को वो क्यों डालेगा, तो जब उसे पता है कि वो मैच्योर नहीं होगी। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग जैसे कोई दाल या कोई चना छोले कुछ बनाते हो, तो जब मम्मी भिगोती हैं तो आपने देखा होगा कुछ जो सीड्स होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं पानी डालते, तो वो सीड्स होती हैं हल्की, उनमें कुछ नहीं होता, वो डेड होती हैं। और जो भारी होंगी, जो न्यूट्रिएंट हैं, जो हेल्दी हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। तो इसी तरीके से फार्मर भी क्या करता है, अपनी सीड्स को, क्योंकि उसे अच्छी फसल चाहिए, तो वो सबसे पहले ऐसी सीड्स का चयन करेगा जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होंगी, हेल्दी होंगी, तो उन्हें सेलेक्ट करेगा। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सिलेक्शन करने के लिए बिफोर सोइंग दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स, हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज। तो मैं आपको ऑलरेडी वाली एक्टिविटी जैसी बता चुकी हूँ कि अगर आप कभी भी अब दोबारा जब मम्मी चने छोले दाल कुछ भिगोएं, तो आप देखिएगा कि जो हल्के से बीज होंगे, जो खराब होंगे, वो ऊपर की तरफ पानी में तैरेंगे, और जो भारी और अच्छे बीज होंगे वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो डैमेज सीड्स जो हॉलो होते हैं, लाइटर होते हैं, सो दे विल फ्लोट ऑन वाटर। सो ये एक अच्छा तरीका है हेल्दी सीड्स को डैमेज वाली से सेपरेट करने का। नाउ बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू नो अबाउट द टूल्स। अब सोइंग करने से पहले हमें वो टूल्स भी यूज करने पड़ेंगे जिनकी सहायता से हम सोइंग करेंगे।
जो टूल्स जो हम सोइंग के लिए यूज करते हैं वो है ट्रेडिशनल टूल। इट इज शेप लाइक अ फनल। जैसे आपने घर में फनल देखा होगा, पीक, तो पीक जैसा ये ऐसे इसके हाथ में है, ये देखिए फनल। तो इसकी सहायता से प्रॉपर स्पेसेस देकर हम क्या करते हैं, सीड्स को सोइंग करते हैं। प्रॉपर स्पेस बना दिए जाते हैं और हम उसके हिसाब से फनल की सहायता से बीज को जगह जगह पर डालते हैं। दूसरा क्या तरीका है, ये तो पुराना तरीका हो गया। अब नया क्या तरीका है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल देखो हमारे पास पुराना तरीका भी है और आपको बुक में नया तरीका भी दे रखा है। तो ट्रेडिशनली कब कैसे यूज होता था और अब मॉडर्न डे में किस प्रकार से यूज होता है, दोनों बातें आपको बता रखी है। सीड ड्रिल, अब आजकल सीड ड्रिल का यूज होता है ट्रैक्टर्स की मदद से कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर, यानी हमारे जो दो फसल है उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए और सीड जो है प्रॉपर डेप्थ में जाना चाहिए, जिससे कि वो जड़ों की सहायता से सारे पोषक तत्वों को ले सके। इट इंश्योर्स सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल, और ये भी ध्यान रखता है कि बीज डालने के बाद वो जगह मिट्टी से कवर हो जाए, जिससे कि जो कोई बर्ड्स वगैरह होती हैं वो बीज को उठाकर ना ले जाए। और सोइंग से यानी सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके जब हम बीज डालते हैं तो उससे हमारे मेहनत की और टाइम की बचत होती है। अब यहाँ पे भूजो कहता है, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। ना भूजो हैज अ क्वेश्चन, वो कहता है मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है और वहाँ पर बैग्स में मैंने कुछ प्लांट्स देखे थे, तो पूछ रहा है कि उनका क्या यूज होता है, वो बैग्स में क्यों थे। तो यहाँ पर पहेली आंसर देती है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी क्रॉप्स होती है, हमारी धान की फसल जो होती हैं, उनको सबसे पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है और जब वो सीडलिंग्स जब वो ग्रो हो जाती हैं तब उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है मैनुअली खेतों में, यानी डायरेक्ट बीज खेत में नहीं डाले जाते, पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं और सिर्फ हेल्दी प्लांट्स को ही खेतों में ले जाया जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है सोइंग का। ना एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए जब भी आप बीज डालते हो, ये अभी मैंने आपको समझाया ऊपर, ओवर क्राउडिंग नहीं हो। अगर दो क्रॉप के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगा और बीज प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाएगा तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और जो जो क्रॉप है वो दूसरे क्रॉप के न्यूट्रिएंट, स्पेस, सारी चीजों को लेगा, यानी कंपटीशन बढ़ जाएगा उसके साथ में। Now third point we have adding manure and fertilizers। तो यहाँ पर सॉइल तैयार हो गई, सेकेंड स्टेप सोइंग भी हो गया, थर्ड है खाद और फर्टिलाइजर्स का ऐड करना। सब्सटेंसेस जो सॉइल में हम डालते हैं जो कि एक न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दे आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, यानी कि सॉइल के अंदर भी अपने खुद के पोषक तत्व होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ग्रोथ में मदद करते हैं। फार्मर्स क्या करता है, अब कुछ एरियाज में लगातार सेम फील्ड में, यानी एक ही खेत में लगातार 2, 3, 4, 5 सालों तक फसल उगाता है। इसकी वजह से कभी कभी जो हमारी खेत होते हैं, जमीन होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, कभी कभी वो अनकल्टिवेटेड, अनफर्टाइल हो जाती है। इस वजह से होता क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अब उस जमीन में इतनी क्षमता नहीं रह पाती है कि वो पौधे को पूरा भरपूर न्यूट्रिएंट्स दे सके, क्योंकि कंटिन्यूस कल्टीवेशन करने से सॉइल के पोषक तत्व कम होते चले जाते हैं। अब फार्मर क्या करता है, रिप्लेनिश करने के लिए मैन्योर ऐड करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनको बोलते हैं कि हमें वीकनेस महसूस होती है और डॉक्टर आपसे पूछता है आप क्या क्या खाते हैं, तो मान के चलिए कि आप हेल्दी खाना भी खाते हैं, आप वाइटामिन्स ले रहे हैं सारे, आप हेल्दी फूड खा रहे हो, बैलेंस डाइट खा रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ वाइटामिन्स की, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है।
तो डॉक्टर जो होते हैं वो हमें कुछ कैप्सूल्स वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स हो गए या कोई भी चीज़ ऐसी लिख कर देते हैं। वो क्यों देते हैं? जिससे हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा सहारा मिले और हम अपने खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकें। तो इसी तरीके से मिट्टी के साथ भी होता है। लगातार 4-5 सालों तक उस पर खेती होती रही, तो इस वजह से वो अब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। तो यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक है यानी फैक्ट्रियों में नहीं बनता। ये कैसे बनेगा? प्लांट और एनिमल का वेस्ट, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट का एक्सक्रीटा वेस्ट जितना भी होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, ये सारा प्लांट और एनिमल का वेस्ट, जैसे डेड लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनको वो पिट्स में डंप कर देते हैं और उसको डीकम्पोज होने देते हैं। डीकम्पोज कौन करते हैं? डीकम्पोजर्स, जो हमारे मृत जीवी होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उसको लगातार सड़ाते हैं, गलाते हैं, डीकम्पोज करते हैं। क्योंकि आप जानते हो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वही डीकम्पोज हो सकता है। तो इसीलिए मैन्योर हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हमारे केमिकल्स हैं। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। वो भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। और मैन्योर से कैसे अलग हैं? क्योंकि ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK फर्टिलाइजर, ये सब हमारे क्या होते हैं? केमिकल्स, जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। और फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या होता है? हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। वीट, पैडी, मेज, इनके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। देखिए, मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक है और मैन्योर के अंदर सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जब कभी फार्मर को अपने खेत में किसी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट को देना होता है तो वो फर्टिलाइजर का यूज करता है अपने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कभी भी हमें ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये है हमारे केमिकल्स। मैन्योर से तो नुकसान नहीं होता, लेकिन फर्टिलाइजर्स क्योंकि केमिकल्स हैं तो उसका ज़्यादा यूज़ करने से एट द एंड हमें नुकसान होगा, क्योंकि उस फसल का यूज़ हम सब करेंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, फसल ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है और ये ग्राउंड वाटर के अंदर भी सीप हो जाता है, तो उसको भी खराब करता है। मैन्योर के इस्तेमाल से सॉइल का टेक्सचर अच्छा होता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है और सॉइल के सारे खोए हुए न्यूट्रिएंट्स उसे वापस मिलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल से वाटर पोल्यूशन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी और ह्यूमंस को वेरियस डिसीजेस भी लगते हैं, कैंसर हो गया या कोई ना कोई चीज़ें उनको हो जाती हैं। अब दूसरा मेथड क्या है सॉइल के खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का? क्रॉप रोटेशन। और ये हम कब कर सकते हैं? हम ऑल्टरनेटिवली क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी किसान हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करते हैं एज फॉडर। लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक सीजन में और अगले सीजन में वीट, गेहूं उगाते हैं। तो वो इस तरीके से क्रॉप को रोटेट करते हैं। ये नहीं कि 4-5 सालों तक वीट ही उगा रहे हैं, 4-5 सालों तक लेग्यूमिनस क्रॉप्स ही उगा रहे हैं, तो एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट खत्म होता चला जाएगा। तो इसको पैटर्न को बनाने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं, जिससे कि एक तरीके का न्यूट्रिएंट ही हमारी सॉइल से खत्म नहीं हो जाए, रिप्लेनिशमेंट भी होती रहे। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव राइजोबियम विच इज़ अ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में यानी इनकी जड़ों में मौजूद होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। ये आप टेबल पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। देखिए, जो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था उसे टेबल फॉर्म में आपके पास दे रखा है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रीड एंड गो थ्रू दिस। तो ये आप पढ़ सकते हैं एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ये आपके लॉन्ग आंसर में आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है,
सॉइल को पोरस बनाता है, गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैन्योर में ज़्यादा होते हैं और सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो इसी के साथ जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसका पार्ट 1 जो है एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में कर चुकी हूँ। अब पार्ट 2 जो है वो आपका स्टार्ट होगा इरिगेशन से। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।